आज हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसको क्रेब्स क्यों कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उसका नाम क्या था? सर हैंस क्रेब्स था। ठीक है। अब सर हैंस क्रेब्स ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, इसी की बेस पे इसका नाम रखा क्रेब्स साइकिल। अब इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है। अब सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं? सिट्रेट बनते हैं। ठीक है। स्ट्रेट को सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसी की बेस पे इसको क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर मेन चीज़ क्या होता है? तो इसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होके एसिटाइल कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होती है। ये कुछ पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम पूरा साइकिल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। इस साइकिल की मदद से हम समझेंगे वो पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो किसके साथ मिलता है? ऑक्सिलोएसिटेट के साथ मिल जाता है। ठीक है। रिएक्ट करके ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है? सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो क्रेब्स साइकिल की जो फर्स्ट स्टेप में क्या बनते हैं? हमारे पास सिट्रेट बनता है। उधर से आगे क्या होता है? फिर पूरा साइकिल चलना स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, NADH, FADH2 एंड ATP। ठीक है, इस साइकिल के अंदर। अब कहाँ पे NADH प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे FADH प्रोड्यूस होंगे और कहाँ पे ATP प्रोड्यूस होती हैं, हम इस साइकिल को जब डिस्कस करेंगे तब हमें समझ में आ जाएंगे। तो इस साइकिल की बात की जाए तो ये पूरा साइकिल कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है? 9 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, 9 स्टेप्स पर मुश्तमिल है क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या चीज़ नज़र आते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम प्लस वाटर के मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सिलोएसिटेट के साथ। यहाँ से ऑक्सिलोएसिटेट आ रहे हैं जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं। यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम आ रहे हैं और उसके साथ क्या है? वाटर मॉलिक्यूल भी है। और एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सिलोएसिटेट 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है स्ट्रेट। अब ये इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है? सिट्रेट सिंथेटेस है। और यहाँ पे क्या बनते हैं? सिट्रेट बनते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ की सिंथेसिस हो रहा है? सिट्रेट की सिंथेसिस हो रहा है। उसी की बेस पे एंजाइम का नाम रखा है सिट्रेट सिंथेटेस और इस स्टेप का नाम दिया है सिंथेसिस। ठीक है, फर्स्ट में क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। किस चीज़ की? स्ट्रेट की। अब जो स्ट्रेट है वो हमारे पास क्या है? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। उस पे क्या हो गए? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है। अब जो सिट्रेट हैं वहाँ यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो इस रिमूवल ऑफ वाटर की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या हो रहे हैं? डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। और डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कौन करवा रहे हैं? एक एंजाइम करवा रहे हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है? एकोनिटेस एंजाइम है। और जो एकोनिटेस एंजाइम क्या कर रहे हैं? सिट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? सिस एकोनिटेट के अंदर। ठीक है। और ये जो सिस एकोनिटेट हैं वो किस चीज़ की मदद से बन रहे हैं? एकोनिटेस एंजाइम की मदद से बन रहे हैं। एकोनिटेस एंजाइम क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे हैं। कहाँ से? सिट्रेट से। अब जो सिस एकोनिटेट हैं वो आगे हमारे पास किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होंगे? आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब जो सिस एकोनिटेट हैं यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे फिर से वाटर ऐड हो जाता है। सिस एकोनिटेट के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है तो सिस एकोनिटेट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है? आइसोसिट्रेट के अंदर। और यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर को हम क्या कहेंगे? हाइड्रेशन कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर से, सिस एकोनिटेट और आइसोसिट्रेट। और ये इस स्टेप का नाम हमने क्या रखा? हाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा था। अब यहाँ पे जो आइसोसिट्रेट है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। लेकिन आइसोसिट्रेट यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहे हैं। एक NAD+ कन्वर्ट हो रहे हैं NADH
के अंदर, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन प्लस आयन यहाँ पे निकल रहे हैं। दूसरा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल के जा रहे हैं। तो जब ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे, तो आइसोस्टेट की जब ऑक्सीडेशन होगी, मीन्स यहाँ पे आइसोस्टेट जब हाइड्रोजन को रिमूव करेगी, तब यहाँ पे क्या होगा, जो NAD प्लस है वो कन्वर्ट होता है NADH के अंदर, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन प्लस आयन यहाँ पे निकलते हैं। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। तो आइसोस्टेट से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, तब आइसोस्टेट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, ऑक्सिलोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है, ऑक्सिलोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि मैंने यहाँ पे साइड पे शो किया हुआ, ठीक है। ये 2 स्टेप प्रोसेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आसानी के लिए 1 स्टेप में दिखाया हुआ है। अब आइसो जो स्टेट है वो ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को हमने क्या कहा था, डिकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहे हैं, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहे हैं। तो इस स्टेप का नाम हमने क्या रखा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और इस स्टेप को कैरी करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक। अब जो आइसोस्टेट ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सिलोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और ऑक्सिलोसक्सिनेट से जब CO2 निकल के जाता है, तब ये जो ऑक्सिलोसक्सिनेट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन हमने इसको एक ही स्टेप में दिखाया हुआ है, जैसे कि बुक में था। तो हमने क्या दिखाया यहाँ पे, एक ही स्टेप में दिखाएं कि आइसोस्टेट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है वो आगे कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर। अब यहाँ पे एक कार्बन किस फॉर्म में निकल गया है, CO2 के फॉर्म में निकल गया है। तो हमारे पास एक कार्बन की कमी हुई, ठीक है, यहाँ पे। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर कितने कार्बन रह गए, 5 कार्बन। अब यहाँ पे जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है वो आगे कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होते वक्त यहाँ से भी क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से एक कार्बन निकल के जाता है, किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है उसके ऊपर आके क्या अटैच हो रहा है, यहाँ पे कोएंजाइम अटैच हो रहे हैं। साथ में जो यहाँ पे NAD प्लस है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, NADH के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और प्लस आयन यहाँ पे साथ में निकल रहा है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, इसके ऊपर एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, कोएंजाइम एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा है, CO2 निकल के जा रहा है, और जो NAD प्लस है वो NADH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे इस स्टेप का नाम भी क्या रखा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में कोएंजाइम आके अटैच हो रहे हैं। तो कोएंजाइम के अटैचमेंट की वजह से हम इस स्टेप का नाम क्या रखते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम। और इस स्टेप को प्रोसीड करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये एक एंजाइम का नाम है जो कि क्या करता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर यहाँ पे जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ क्या है, कोएंजाइम आके अटैच ना होता, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता किसके अंदर, सक्सिनेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कोएंजाइम आके अटैच होने की वजह से फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होते हैं। ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर बाद में कोएंजाइम आके अटैच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम हमारे पास बन गए, ठीक है, कोएंजाइम के अटैचमेंट की वजह से। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम आगे कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर, ठीक है। सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होते वक्त यहाँ से एनर्जी निकलती है ना, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम किसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे एक एंजाइम का नाम मैंने लिखा है सक्सिनाइल थियोकाइनेस। इसके साथ जब रिएक्ट करता है तब जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वहाँ से क्या होता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब एक तो यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, वाटर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या निकल के जा रहे हैं, कोएंजाइम निकल के जा रहा है बाहर, ठीक है। और यहाँ से निकलने वाली एनर्जी को यूज़ करके GDP को एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ रिएक्ट करवा के, ठीक है, GTP बनते हैं। हमारे पास GTP बनेगी यहाँ पे, ठीक है। GDP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट मिल के GTP बनेगी यहाँ पे। और GTP दोबारा से ब्रेक डाउन होके
किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगी, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होगी। अब जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट के अंदर जब कन्वर्ट होगी उस वक्त यहाँ से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी यूज़ करती है कौन, एटीपी, और एडीपी एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ अटैच होकर एटीपी के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनी, एक एनर्जी बनी जो कि इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इस स्टेप का नाम हमने क्या रखा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी बन रही है। ठीक है, और सक्सिनाइल को एंजाइम कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सक्सिनेट हैं वो क्या करेगी, ये हाइड्रोजन रिमूव करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन देगा, तब जो FAD किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पे FADH2 के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, और सक्सिनेट हमारे पास आगे किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे सक्सिनेट भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और फ्यूमारेट भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे सक्सिनेट जब हाइड्रोजन रिमूव करता है, ठीक है, वो जाके किसके साथ अटैच होता है, FAD प्लस के साथ अटैच होके FADH2 के अंदर कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है। क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का प्रोसेस करवाता है। ठीक है, सक्सिनेट से हाइड्रोजन रिमूव करवाने में कौन हेल्प करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, और वो हाइड्रोजन जाके FAD के साथ अटैच होता है और FAD किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो उसी प्रोसेस को, उसी स्टेप का नाम हमने क्या रखा, ऑक्सीडेशन रखा, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फ्यूमारेट है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, मेलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूमारेट के ऊपर क्या अटैच होता है, वाटर के मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम क्या है, फ्यूमारेस है। और यहाँ पे एक एडिशन ऑफ वाटर होता है, तो उस एडिशन ऑफ वाटर को हमने क्या कहा, हाइड्रेशन। तो इस स्टेप का नाम भी क्या रखा, हाइड्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या बना, मेलेट। अब मेलेट कन्वर्ट होता है दोबारा से ऑक्सिलो एसीटेट के अंदर। ठीक है, लास्ट स्टेप में 9th स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब जो मेलेट ऑक्सिलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा तब मेलेट क्या करेगा, दोबारा से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ठीक है, तब वो हाइड्रोजन जाके किसके साथ अटैच होता है, NAD प्लस के साथ अटैच होता है और NADH के अंदर कन्वर्ट होता है। साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन यहाँ पे निकलता है। तो यहाँ पे मेलेट से भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो उस प्रोसेस का नाम भी, उस स्टेप का नाम भी हमने क्या रखा, इस स्टेप का नाम भी ऑक्सीडेशन रखा, क्योंकि यहाँ से भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा से हमारे पास क्या बना, ऑक्सिलो एसीटेट, जो कि क्या है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेस है। क्योंकि ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, मेलेट से हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहे हैं, तो उसी हिसाब से एंजाइम का नाम रखा है मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब दोबारा से हमारे पास ऑक्सिलो एसीटेट बना, ऑक्सिलो एसीटेट दोबारा से एसिटाइल को एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर से हमारे पास क्या बनेंगे, सिट्रेट बनेंगे, और ये पूरा साइकिल दोबारा से चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास FADH2 भी प्रोड्यूस हुआ है, ATP भी प्रोड्यूस हुआ है, NADH भी प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुआ है। तो टोटली अगर हम क्रेब्स साइकिल की इनपुट और आउटपुट की बात की जाए, ठीक है, इनपुट की बात की जाए तो यहाँ पे 2 एसिटाइल ग्रुप यूज़ होंगे, किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, 2 एसिटाइल ग्रुप यूज़ होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के नतीजे में 2 एसिटाइल ग्रुप प्रोड्यूस हुए थे ना, क्योंकि 2 पायरुवेट थे तो 2 एसिटाइल ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब 2 एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 एसिटाइल ग्रुप चलेंगे। ठीक है, 2 एसिटाइल ग्रुप्स हैं, 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 6 NAD प्लस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एसिटाइल ग्रुप को डिस्कस किया है ना, लेकिन हमारे पास 2 एसिटाइल ग्रुप चलते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक NAD प्लस कन्वर्ट हो रहा है NADH के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक NAD प्लस कन्वर्ट हो रहा है NADH के अंदर, और यहाँ पे आके NAD प्लस कन्वर्ट हो रहे हैं NADH के अंदर। तो एक एसिटाइल ग्रुप के साथ कितने प्रोड्यूस हुए, 3 NAD
प्लस हैं, ठीक है, 3 NAD प्लस, वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, NADH के अंदर। तो NAD प्लस के मॉलिक्यूल इनपुट में कितने हैं, यहाँ पे एक ही साइकिल में 3 हैं, तो 2 एसिटाइल ग्रुप होंगे तो 6 हो गए हमारे पास, ठीक है, 6 NAD प्लस। और इसी तरह यहाँ पे क्या है, एक FAD है, ठीक है, एक ही साइकिल में, तो 2 साइकिल चलेंगे तो 2 FAD प्लस हमारे पास होंगे, ठीक है, एज एन इनपुट के तौर पर। अब यहाँ पे आउटपुट की बात की जाए तो हमारे पास क्या है, 4 CO2 प्रोड्यूस हुए हैं आउटपुट के तौर पर, 2 ATP प्रोड्यूस होंगे और 6 NADH प्रोड्यूस होंगे, जो कि यहाँ पे हम साइकिल में देखेंगे, और 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे आउटपुट में। कैसे, अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहे, और स्टेप नंबर 5 में एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहे। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एक ही एसिटाइल ग्रुप की साइकिल से निकल रहे, तो 2 साइकिल चलेंगे, 2 एसिटाइल ग्रुप के मॉलिक्यूल हैं तो 2 साइकिल चलेंगे, तो यहाँ पे एक साइकिल में 2, तो 2 साइकिल चलेंगे तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ATP पूरा एक साइकिल चला है, ठीक है, एक एसिटाइल ग्रुप ऑक्सिलोएसिटेट के साथ जब रिएक्ट करके पूरा साइकिल चला तो हमारे पास यहाँ पे एक ATP प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो 2 साइकिल चलेंगे तो 2 ATP एज एन आउटपुट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 NADH की बात की जाए तो एक साइकिल के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस हुआ है, तो 2 साइकिल चलेंगे तब हमारे पास कितने प्रोड्यूस होंगे, 6 NADH के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक साइकिल में एक FADH2 के मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, तो 2 साइकिल चलेंगे क्योंकि 2 एसिटाइल ग्रुप हमारे पास मौजूद हैं, तो 2 एसिटाइल ग्रुप पूरा साइकिल में चलेंगे तब यहाँ पे क्या होंगे, 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारे पास इनपुट हैं और ये हमारे पास क्या हैं, आउटपुट हैं, जो कि पूरा क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज़ होता है एज एन इनपुट के तौर पर ये सारा, और हमारे पास क्या बनते हैं, एज एन आउटपुट के तौर पर ये सारा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल की बात की जाए तो होल जो क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो क्या है, ये सारा हमारे पास इनपुट है, इन इनपुट को यूज़ करके हमारे पास ये सारी मॉलिक्यूल्स हमारे पास एज एन आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी आज की हमारी जो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे।